नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ अभय। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं और स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। ये चुनाव ऐसे समय में हुए जब कोरोना महामारी का महाकाल चल रहा था और इस बीमारी के समय इलेक्शन रैलियां हुई, कई भाषण बोले गए, सारे दांव पेच लगाए गए, लेकिन चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में तो आना है और किसी के विपक्ष में तो आना है। कोई खुश होगा, कोई रोएगा, ये चुनाव की रीति है। लेकिन चुनाव के बाद देश की राजनीति पर चुनाव के बाद क्या असर पड़ता है, किस तरीके से देश का परिदृश्य बदलता है, उसकी राजनीति की सांठ गांठ बदलती है, इस बारे में बात करने के लिए आज भोपाल के ज्योतिष मठ संस्थान से हमने बुलाया है पंडित विनोद गौतम को। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं और ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब पब्लिक भी ये कह रही थी कि क्या ये चुनाव हो पाएगा, क्योंकि कोरोना का महाकाल चल रहा था, लोग परेशान थे, फिर भी ये चुनाव हुआ। पंडित जी, मैं आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इसके बाद भारत की राजनीति पर और भारत के परिदृश्य पे इन 5 राज्यों के चुनाव का क्या असर पड़ेगा? देखिए, ग्रह राज्यम प्रच्छामि ग्रह राज्यम हरेणतो। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। वर्तमान समय की जो आकाशीय ग्रह गोचरी व्यवस्था है और वर्तमान समय पर जो 9 संवत्सर में मंगल जो राजनीति का कारक है, उसके पास 4 विभाग जैसे राजा, मंत्री सहित मेघ और सिंचाई के सहित वित्त मंत्रालय भी है। तो ऐसे में राजनीति और भूमि से संबंधित की स्थितियां, साथ ही वायु प्रकोप या असमय बारिश की स्थितियां या बारिश में ज्यादापन या कहीं कहीं कम होना, ये मंगल के कार्यक्षेत्र में आता है। साथ ही रक्षा का प्रभार भी मंगल के हाथ में है। ऐसी स्थिति में देश की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। जहां तक अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की बात है, जो आप कह सकते हैं कि अप्रायश्चित है, लेकिन मेरे अनुसार ये अप्रायश्चित नहीं है। मेरे ज्योतिष मठ संस्थान के अनुसंधान के अनुसार कई पत्रिकाओं में और हमारे पंचांग में, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग में, हमने पूर्व से ही बंगाल में ममता बनर्जी जी के मुख्यमंत्रित्व काल को अच्छा ही और प्रबल और सफल पूर्वक जाने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, उसमें यह जरूर लिखा है कि बंगाल में भाजपा को बढ़त होगी, अर्थात उसकी प्रभाव शक्ति में बढ़त मिलेगी। तो जमीन अगर भाजपा ने तलाशी है, या कोई भी दल या कोई भी संगठन है या कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर जमीन तलाश लेता है, तो निश्चित तौर पर वहां मकान भी भविष्य में बनने के संकेत मिलते हैं। तो अगर राजनीतिक दिशा की स्थिति देखी जाए, राजनीतिक समीकरण की स्थिति देखी जाए, तो वर्तमान समय पर भाजपा की जो प्रभाव राशि है मकर, और मकर के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव वर्तमान समय पर अभी स्वयं की राशि में विराजमान हैं। तो जब तक ये अपनी राशि में विराजमान हैं, तब तक भाजपा के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कहीं पर भी कोई खतरा नहीं है। जहां तक बंगाल के चुनाव की बात अगर लिया जाए, तो वहां पर जैसी स्थिति पूर्व के चुनाव में थी, उसकी अपेक्षा कहीं 8 से 10 से 12 गुना तक जो है तो वृद्धि की है। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा, टीएमसी या अन्य कांग्रेस या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी भविष्य पर विचार करें, तो कांग्रेस की जो राशि है वो मिथुन है, और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो बाल्यावस्था वाले ग्रह हैं। तो ऐसे में वहां पर जो स्थितियां टकराव वाली होती हैं, क्योंकि राजनीति में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। राजनीति की जो गाड़ी चलती है उसमें विपक्ष की धुरी बराबर होनी चाहिए, बराबर अगर घूमती से एक अच्छा विपक्ष ही किसी देश को अच्छी स्थिति में ला सकता है। अगर अच्छा विपक्ष नहीं है तो वहां पर देश में मनमाने फैसले होंगे, मनमाने प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में भी मनमाने फैसले होंगे, और देखा जाए तो राजनीति में भी वह सत्यता नहीं रहेगी जो पहले दिखती थी। राजनीति पहले एक वास्तविक परिवेश में हुआ करती थी, लोग राजनीतिज्ञों के पास जाते थे और उनसे अपने हृदय की बात बोलते थे, लेकिन आज राजनीतिज्ञों के पास जाने से लोग कतराते हैं।
क्योंकि वहां पर उनकी दिशा ही बदल चुकी है, उनके कर्तव्य ही बदल चुके हैं। तो देखा जाए तो सभी दलों के लिए ये समय आगे का जो है वो थोड़ा सा विघटनकारी है। और मंगल चूंकि विघटन वाला ग्रह है, विच्छेदी ग्रह है, तो ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो विच्छेदीपन की स्थिति में का शिकार हो सकते हैं। और जहां तक अभी ये 5 राज्यों की स्थितियों पर भाजपा पर अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो मेरे ख्याल से कि भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके ग्रह योग जितने डिग्री पर उसका साथ दे रहे थे उतने डिग्री तक उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। हालांकि सरकार बनाने लायक उसकी सफलता नहीं है, लेकिन भविष्य में वो सरकार बना सकती है। पंडित जी, मैंने आपसे जानना चाहा, आपने काफी अच्छे से मुझे इस चीज को बताया, लेकिन अगला प्रश्न ये उठता है पंडित जी कि इन 5 राज्यों के चुनाव पे कई चीजें निर्भर करती थी। इनके नतीजों पे कई ऐसे फैसले थे जो भूतकाल में हुए वो टिके हुए थे, जैसे कि उनमें से एक है किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन का जो पूरा परिदृश्य है इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद किस तरीके से आपको बदलता हुआ दिख रहा है? जी अभय जी, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और मैं जानता हूं कि जावेद लोकेन चरा चरानी गुल्लिम लताबर भूमिर करानी प्रकृत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। ये विचारधारा हमारी जो सृष्टि है या हमारा ये भारतवर्ष है, इसका जो स्वरूप है वो विविधताओं लिए हुए है। यहाँ की बोली, भाषा, चाल ढाल, नियम, संयम और इनके जो धर्म हैं वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने नियत कर्म में लागू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक किसान एक वर्ग है और ये आर्थिक स्थितियों तय करता है किसी देश की अर्थव्यवस्था। खास तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को किसान मजबूत करने वाला एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी है। और वो अगर आंदोलनरत है और उसमें सरकार के खिलाफ अगर आंदोलनरत है, तो ऐसे में इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुआ था, जो अब चुनाव के पश्चात लाइन में आ जाएगा। और किसान आंदोलन जहां तक देखा जाए तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, वास्तविक रूप में आ जाएगा, जो कि अभी छद्म रूप में था। तो यहाँ पर जो वास्तविक किसान हैं या छद्म रूपी किसान हैं, वो जो देश का हित चाहने वाले किसान हैं या देश का अहित चाहने वाले किसान हैं, ऐसे दोनों किसानों के बीच में जो एक पर्दा लगा था वो पर्दा हट जाएगा और लोगों तक ये बात पहुंच सकती है कि वास्तविक किसान वास्तविक जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं अथवा बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो किसान आंदोलन है वो वास्तविक रूप ले लेगा और जब वास्तविकता पर कोई चीज आती है, सत्यता पर कोई चीज आती है, तो वो जो है तो निश्चित तौर पर उसमें सहमति होती है और वो जो है तो उसका समाधान भी निकल आता है। तो देखा जाए तो आगामी तौर पर ग्रह स्थिति के अनुसार मंगल चूंकि भूमिपुत्र है, किसान रूपी उसको माना गया है, तो मंगल के राजा होने और मंत्री होने के दौरान किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और वास्तविक चीजें जो हैं वो सीधे सीधे लोगों के सामने आ जाएंगी। पंडित जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उम्मीद थी कि बीजेपी अच्छी टक्कर देगी और उसने दी भी है। कई ऐसे नेता थे जो हमने खासकर बंगाल में देखा जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, टीएमसी भी छोड़ी, कई अन्य पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आते गए और एक समय ऐसा लग रहा था मानो कि दूसरी पूरा विपक्ष शायद बीजेपी में शामिल ना हो जाए और एक तरफा ना हो जाए। पर परिणाम आ चुके हैं और परिणाम इस चीज के बिल्कुल विपरीत निकले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या अब बीजेपी जैसी पार्टी में, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें कोई आंतरिक कलह या फिर आंतरिक विरोध होने के आसार आपको लगते हैं? मैं नहीं मानता हूं ग्रहों की स्थिति जो बन रही है। हाँ, ये जरूर है कि एक ही पखवाड़े में कई 2 ग्रहणों का पड़ना या चतुर्ग्रही योग आना, पंचग्रही, खष्टग्रही योग तक इस साल जो बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे पूरे विश्व में 4 ग्रहण का पड़ना, भले भारत में 2 ग्रहण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं, जैसे एक राशि में 4 ग्रहों का इकट्ठा होना, शास्त्रों का कहना है एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरः पिलवंत मही सर्वे जलेन रुधिरेण वा। तो अभय जी, आप मान के चलें कि अगर भाजपा की स्थिति
चूंकि शनि भाजपा की राशि का कारक ग्रह है और शनि वर्तमान समय पर अपनी राशि में ही है और पूर्ण बली है। मैं ये पूर्व से ही बोल चुका हूं, शनि अखिल ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश है। जब ये पावरफुल होता है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि न्याय का हथौड़ा लग सकता है, सरकार पर न्याय का हथौड़ा लग सकता है, भाजपा पर न्याय का हथौड़ा काम कर सकता है। अन्य कोई दल या अन्य कोई जो है तो विपरीत स्थितियां उसमें नजर नहीं आ सकती हैं। हाँ, विघटनकारी जो शक्तियां हैं, क्योंकि शनि और मंगल दोनों विच्छेदी ग्रह हैं, तो ऐसे में विच्छेद करा सकते हैं। परंतु जो स्थितियां पूर्व से गति कर रही थी या विपक्ष, सारा विपक्ष भाजपा में शामिल होने की स्थिति में था, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ चीजें होनी होती है, कुछ चीजें अनहोनी होती हैं और कुछ चीजें होने के बावजूद भी सुधारी जा सकती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि ये अप्रायश्चित परिणाम नहीं कह सकते हैं, इसमें भाजपा की जीत छुपी हुई है कहीं ना कहीं। अगर बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को देखना चाहें तो अंदाज लगाएं कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय पर विधानसभा के अंदर भाजपा के कितने सदस्य उपस्थित रहते थे। आज की जो पटल है, जो ये चुनाव का जो परिणाम आए हैं, ऐसी स्थिति में आज विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में भाजपा विधायकों का जाना, अर्थात वहां पर भूमि का तलाश लेना, और जब भूमि कहीं पर भी तलाश लेता है कोई तो वहां भवन बन जाता है। रहा विघटनकारी शक्तियों का विच्छेदीपन, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं और जो अन्य नेता हैं, वो एक ऐसे समर्पित, भाजपा को समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की विच्छेद की स्थितियां नहीं हो सकती हैं। जहां तक देखा जाए कि बड़े नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, अन्य जो ऐसे भाजपा के जो नेता वहां पर पूर्ण रूप से सक्रिय रहे, उनकी जो स्थितियां हैं, उनके लिए जो समर्पित लोग हैं, वो कहीं भाजपा को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ समय के लिए कुछ असंतोषजनक स्थितियां चुनाव परिणाम के बाद कुछ उपद्रव जरूर बंगाल में करा सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो सरकार की स्थिति है और अगर मुख्यमंत्री पद संभालती हैं तो ऐसी स्थिति में ये चीज भी उनके अधीन हो जाएगी और वो इस चीज को गलत मानते हुए ये लड़ाई जंगे और अन्य चीजों पर लगाम लगने का भरपूर कोशिश करेंगी लगाने की, क्योंकि उनके ऊपर जो छाप लग चुकी है ग्रहों की, एक जैसे कई ऐसे क्रूर ग्रह होते हैं जो अपने क्रूरता वाले परिणाम देते हैं। राहु, मंगल, सूर्य, शनि ऐसे तेज अंगारक ग्रह जो क्रूरता वाले स्थितियां पैदा करते हैं, तो उन ग्रहों को अभी वर्तमान समय पर जैसे आकाश मंडल में सारे ग्रहों को राहु केतु ने बंधक बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां की बंगाल की स्थिति देख जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति के आधार पर पूर्व की जो रेखा अगर देखी जाए और ग्रहों पर उसके जो प्रभाव देखे जाए, तो वहां पर जो पूर्व में ये चीजें थी कि ममता बनर्जी जी के शासनकाल में गुंडागिरी या अन्य चीजें हो सकती हैं या वहां पर मारकाट हो सकती है, तो ये स्थिति में भारी कमी आएगी और वहां पर एक सुचारू सरकार जो है तो देखने को मिलेगी और इसका श्रेय भाजपा को जाएगा। मतलब कि जो भी अभी घटित हो रहा है उसका श्रेय भाजपा को जाना है। जी हाँ, क्योंकि वहां पर आप देखें कि कोशिश करें ये देखने की कि पहले जो छाप लग चुकी है कि ये मतलब ममता बनर्जी जी गुंडागिर्दी उनके राज्य में हो रही है, कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो इन सब चीजों के बाद चुनाव परिणामों के बाद बहुत सजगता के साथ में जो वहां के नेता हैं उस स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर किसी भी प्रकार की उपद्रव की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के जो भाजपा के जो नेता हैं, अन्य जो नेता हैं, जो प्रभावी नेता हैं, वो जैसे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, इनके भविष्य और इनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जो ग्रह बल हैं या इनके जो भाग्य बल हैं और राज्य बल, ये तीनों बलों का वर्तमान समय पर बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वहां पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव या वहां पर टूट फूट या बिखराव या अन्य ऐसी जो है तो दल बदल जैसी स्थितियां नजर नहीं आएंगी। पंडित जी, ये तो 5 राज्यों के चुनाव हो गए, अब एक बहुत बड़ा चुनाव आने को है, वो है यूपी। यूपी में योगी जी का राज है और हम सब ने देखा है कि पिछले 5 साल में वहां एक बात तो सबको माननी ही पड़ेगी कि योगी जी के राज में सफाया तो हुआ है ऐसे लोगों का जो उपद्रव फैलाते थे।
तो अब जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, अब आगामी चुनाव यूपी के हैं, क्या यूपी के चुनाव पर इन चुनाव परिणामों का कुछ असर पड़ सकता है? हाँ, देख सकते हैं कि चूंकि यूपी का चुनाव अभी नज़दीक है और वहाँ पर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है, योगी जी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर, तो ऐसे में चूंकि ये भी एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी ग्रहों की टेढ़ी नज़र है। तो लेकिन परंतु योगी जी की अगर वास्तविक ग्रह स्थिति अगर देखी जाए, उनकी कुंडली पर अध्ययन किया जाए, तो चूंकि योगी जी की जो वास्तविक कुंडली है वो अभी प्रचलित नहीं है, लेकिन उनके जो हाव भाव या उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर जो हमारी चलचित्र, हमारी अनुसंधान कुंडली है जो ज्योतिष मठ संस्थान ने तैयार की है, उसके आधार पर एक बार पुनः योगी जी की सरकार वहां पर बनेगी और भी अच्छे बहुमत से बनेगी। और ये मैं आपको दावा कर नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि ये ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ग्रहों की आधारभूत अनुसंधान की स्थितियों के द्वारा मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव भाजपा ही जीतेगी और वहां पर पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। मतलब ये तो पंडित जी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर से विराजमान होंगे। पंडित जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली है तो सब लोग हमारे केंद्रीय सरकार पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अरे कोरोना फैल गया, अरे कोरोना कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि जहां तक व्यापक स्तर पर देखा जाए तो कोई देश अछूता नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष इस चीज का लाभ हमारे देश में उठा रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो थोड़ी बैकफुट पे तो आई है और अभी विपक्ष भी कोरोना के खिलाफ लामबंद होने को ही है, तो क्या विपक्ष इसमें और प्रेशर डाल सकता है? कोरोना, चुनाव परिणाम और फिर बीजेपी पे एक अलग प्रेशर, एक मानसिक दबाव डाला जा सकता है? अभय जी, बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर ग्रहों की स्थितियां मन को भी प्रभावित करती हैं। तो अन्य जो लोग हैं, जब कोई चीज का परिणाम उनके पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पर उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसमें वृद्धि होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये प्रेशर पड़ेगा और निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनेगा, तो होना चाहिए। अच्छे विपक्ष का काम है कि सरकार पर दबाव बनाए रखना, और अगर सरकार पर दबाव कोई विपक्ष नहीं बना पाता है तो वहां सरकार एक निश्चिंत होकर के और अनेक प्रकार के जो फैसले हैं वो गलत भी ले लेती है। तो इसलिए कहा गया है कि विपक्ष का अच्छा मजबूत होना आवश्यक है। जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है तो ये तो हम 2013 से लगातार अपने पंचांग कैलेंडरों में और जितनी भी हमारे पत्र पत्रिकाएं, हमारे ज्योतिष मठ संस्थान से निकलने वाले पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, अन्य पंचांग हमें आप देखें तो लाला राम स्वरूप राणा पंचांग, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग, भुवन विजय पंचांग इत्यादि जितने भी हमारे प्रतिष्ठित पंचांग हैं, उन पंचांगों में स्पष्ट रूप से 2013 से ही लिखा जा चुका है। 2013 में सबसे पहले केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी वो पहला साल था। दूसरा आप देखें पशुपतिनाथ में त्रासदी हुई। तीसरी बार देखें तो उज्जैन महाकाल में कुंभ तहस नहस हो गया। फिर चौथे साल देखें आप केरल में कितनी बड़ी त्रासदी हुई। असम इत्यादि में जो ये भयावह घटनाएं हुई, प्राकृतिक प्रकोप हुए, और अभी आप लगातार 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। तो ये कोई अप्रायश्चित घटनाएं नहीं है, ये पूर्व से लिखी जा चुकी हैं, ये पूर्व से वर्णित हैं कि ऐसी महामारी आती हैं। कुछ परिवर्तन युग के आधार पर होते हैं और कुछ परिवर्तन शताब्दी के आधार पर होते हैं, जो 100 साल में परिवर्तित होते हैं। तो हर 100 साल में परिवर्तन की स्थितियां बनती हैं। उन्हीं में से कुछ परिवर्तन संवत्सरों के आधार पर होते हैं। 60 संवत्सरों में जो श्रृंखला बनाई गई है, 60 संवत्सरों को, उनको शास्त्रों में 3 भागों में बांटा गया है कि समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। 60 साल में 3 प्रकार का समय आएगा। एक समय आएगा ब्रह्मा ऋषि का, एक समय आएगा विष्णु ऋषि का, और एक समय आएगा रुद्र ऋषि का।
तो जो ब्रह्मा जी की बीसी होती है, ब्रह्मा जी के जो 20 साल होते हैं वो उत्पत्ति कारक होते हैं, स्वभाव अनुकूल, चूंकि ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के उन 20 सालों में बहुत उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा जब पूर्व के समय पर ये ब्रह्मा बीसी थी तो उस समय पर इतना उत्पत्ति हुई कि भारत और चीन को जनसंख्या वृद्धि में तरह तरह के उपाय करने पड़े। ये उस समय ब्रह्मा बीसी थी। फिर उसके ब्रह्मा बीसी के 20 साल बाद विष्णु बीसी आई। तो विष्णु बीसी के समय पर चूंकि विष्णु भगवान पालनहार हैं तो इतना अनाज उत्पन्न हुआ कि आप देखें कि 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो गोदामों में अनाज सड़ गया। इतना अनाज अन्नदाता पालनहार भगवान विष्णु ने इतना दिया। तो इस प्रकार से जब रुद्र बीसी आई, अभी रुद्र बीसी 20 साल की होती है, जिसमें से अभी 8 साल अभी गुजरे हैं। अभी रुद्र बीसी के 12 साल और संघर्ष में हैं। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बीमारी चली भी जाए तो कोई दूसरी स्थितियां बन जाएंगी, कोई दूसरी महामारी युद्धात्मक स्थितियां बन जाएंगी। तो ये 12 साल जरा हमको सतर्कता वाले हैं, क्योंकि इनमें ये 20 साल में से सिर्फ 8 साल ही अभी व्यतीत हुए हैं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी जब केदारनाथ में प्रलय आया था। और इसके पहले की जो रुद्र बीसी थी वो आप देखें, अगर हिसाब लगाएं 20-20 साल के, तो 1972 में भी युद्ध जब हुआ था तो रुद्र बीसी का प्रभाव था। 62 में भी बहुत सारे लोग युद्ध में मारे गए थे, उस समय भी रुद्र बीसी के इस 20 साल के बीच का परिणाम था। तो अगर हमारे ज्योतिष मठ संस्थान ने जो अनुसंधान किया है, अगर उसको आप 20-20 साल पूर्व में ले जाएं तो 5000 वर्ष पूर्व जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कितनी मार काट हुई थी और कितने लोग जो तो उसमें काल कलवित हुए थे, तो उस समय भी उन समय पर रुद्र बीसी का प्रभाव चल रहा था। तो ऐसे ये परिवर्तन होते रहते हैं, इसमें बस सावधानी की आवश्यकता होती है और निश्चित तौर पर सावधानी ही हमको बचा सकती है। शास्त्रों में भी इन सब चीजों का वर्णन मिलता है और शास्त्रों में रोगों से संबंधित निराकरण रोगानुशेषा निप्रहान तुष्टा रुष्टा तु कामानि सकलानि भीष्टा त्वया श्रितानाम विप्राणानां त्राश्रिता स्मन्तिम। इस प्रकार से हमारे लिए महामारी के लिए सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, महामारी नाश करने के लिए तो अनेक प्रकार से लगभग सभी धर्मों में संयम और श्रद्धा और शक्ति की भक्ति को अपनाने का विधान बताया गया है। और हम अगर प्राचीन पद्धतियों के अनुरूप अगर हम अपने आप को ढाल लें, उन विधानों को हम क्रियाशील कर लें, तो इस कोविड जैसी छोटी मोटी जो लड़ाई है ये कब की समाप्त हो गई होती। तो फिर भी अभी समय है, हम संयम बरतें और सावधानी रखें। निश्चित तौर पर हमने, हमारे भारत देश ने इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, इससे बड़े बड़े प्रकोप हुए हैं, इससे बड़े बड़े अकाल पड़े हैं और उनसे निकल करके भी आज हम जो है तो अपना झंडा विश्व में गड़ाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, भारत विश्व गुरु है। आप देखेंगे कि अभी जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो सब भारत की औषधियां विश्व पटल पर सामने आएंगी और लोग भारत को विश्व गुरु मानने के लिए बाध्य होंगे। संयम रखें और सावधानी बरतें, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया। हम आपसे भी यही अपील करेंगे कि इस महामारी के समय अपने आत्मबल से ही आप इसे जीत सकते हैं। हमने पंडित जी से बात की, उन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में अगली मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।